अमेरिका और इजराइल को अपना साथी बनाना, इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं। वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएसए कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल कर रही है और करते रहेंगे। हम लोग तो ये मानते हैं ट्रंप के कंट्रोल में है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने मौदू किए हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी साहब। मौलाना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट। अभी जंग चल रहा है मशरिक़ वस्ता में, जो ईरान पे मुसल्लत जंग की गई है, उस जंग में आगा साहब का एक खुसूसी रोल रहा है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। आगा साहब हमें समझा रहे हैं कि असल में जो चीज़ें हो रही है और जो वेस्टर्न प्रोपागेंडा किस तरह हमें डिबंक करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम आगा साहब से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आगा साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आपका आगा साहब, हम आपके बहुत मशकूर है कि आपने हमें इतने मसरूफियात होने के बावजूद भी आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलाम। आगा साहब, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब से ईरान का रिवोल्यूशन 1979 में वजूद में आया, ईरानियन रिवोल्यूशन, तो उसके बाद ही ईरान पे इकोनॉमिक वार थोपा गया, इकोनॉमिक सैंक्शंस के ज़रिए। फिर उसके बाद ईरान इराक जंग, उसके बाद फिर इसराइल ने 12 दिन का जंग किया ईरान के साथ। फिर जॉइंटली इसराइल और यूएसए ने अटैक किया। वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में खाली ईरान को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। पहले तमाम व्यूअर्स को सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान है। फ़र्क ये है कि इन लोगों ने इसी पीरियड में आफ्टर 1979 अगर आप गौर करेंगे तो इन लोगों ने अफ़गानिस्तान में भी हमला किया, इन लोगों ने इराक़ में भी हमला किया, इन लोगों ने सीरिया में भी हमला किया, इन लोगों ने लीबिया में भी हमला किया। तो इन लोगों ने यानी पूरे वेस्ट एशिया के अंदर इन लोगों ने क्योस और जंग को बर्पा किया। रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि अमेरिका एक इम्पीरियलिस्ट पावर है और अमेरिका का नज़रिया ये है कि पूरी दुनिया मेरी ग़ुलाम होनी चाहिए और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए और हमारा हक़ है और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पे। तो अगर आप गौर करेंगे तो पहले ओबामा हो या जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो या बाइडन हो, ये सब लोगों की भी एक्चुअली फ़िक्र यही थी, लेकिन ये ज़बान से नहीं बोलते थे। ये ज़बान के ऊपर एक, मुंह के ऊपर एक डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का एक मुखड़ा पहनते थे और उसके ज़रिए से लोगों को धोखा देते थे। ट्रंप के आने के बाद सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि भाई हम बहुत शुक्रगुजार हैं ट्रंप की, क्योंकि उनके अंदर की जो हकीकत थी वो ट्रंप ने खोल के बाहर निकाल दिया। तो अगर आप इसी पीरियड में देखेंगे तो ये पीरियड में इन लोगों ने यही मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में बहुत सारी जंगें की हैं। फ़र्क सिर्फ ईरान में और इन सब चीज़ों में, इन सब जगह में ये है कि ये तमाम वो कंट्रीज़ थी जो इनके सामने मुकाबला नहीं कर सकी और सबमिट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर वो कंट्री के अंदर जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन था गवर्नमेंट के अंदर और पब्लिक का पार्टिसिपेशन था उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो बहुत कमज़ोर था। तो उसकी वजह से, चाहे इराक हो, इराक में एक आदमी था सद्दाम, वो गिरा तो पूरा सद्दाम गिर, पूरा इराक गिर गया। लीबिया में गद्दाफी गिरा तो पूरा लीबिया गिर गया। लेकिन ईरान ऐसा नहीं है, ईरान के अंदर पब्लिक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है। तो अगर हम ये देखेंगे कि अच्छा ईरान को क्यों अटैक किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका की जो इम्पीरियलिज़म है उसके मुकाबले में एक सेल्फ रिलायंस और रेजिस्टेंस का नज़रिया वो ईरान देता है, और ईरान रूट है रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी का। तो इसलिए ईरान मेन टारगेट है उनका। अगर ईरान ख़त्म हो जाता है तो गाज़ा में वॉर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद लेबनान का वॉर ख़त्म हो जाएगा उनके लिए, उसके बाद यमन कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर ईरान पे हमला करते हैं, और ईरान जैसा उन लोग कहते हैं नौज़ुबिल्लाह के ईरान सर है इन मुश्किलों का, तो अगर वो सर काट देंगे तो बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ये उनका तसव्वुर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान इतना मजबूत है
कि ना कि ये सर काट पाएंगे बल्कि ईरान उनका सर काट देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर साहब आपने एक बहुत ही अच्छी बात की, वो कहा आपने पब्लिक सपोर्ट की। वेस्टर्न प्रोपागेंडा चल रहा है कि ईरान में पब्लिक सपोर्ट नहीं है, ये IRGC कर रहा है, उन्होंने हाईजैक किया है सारा सिस्टम, ये प्रोपागेंडा चल रहा है। आपने भी देखा होगा सोशल जी। मीडिया में और वेस्टर्न खुसूसन जो प्रोपागेंडा हो रहा है कि लोग साथ नहीं है, लोग तंग नहीं है, इसके बारे में। हाँ देखिए, ईरान में लोग जो है ना, वो वही लोग इन वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से वही लोग हैं जो ईरान के मुखालिफ हैं, लेकिन वो ईरान के अंदर जो 80%, 60%, 70% जो लोग ईरान के फेवर में हैं और उनकी रैलीज आती है, वो इसको टोटली बॉयकॉट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि ईरान में ऑपोजिशन नहीं है या ईरान में मुखालिफ लोग नहीं है। ईरान में मुखालिफ लोग भी, ऑपोजिशन भी है, जो गवर्नमेंट को नहीं पसंद करते वो भी लोग हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी है। लेकिन ईरान दुश्मन उसको प्रोजेक्ट करता है कि वो मेजॉरिटी है, जबकि अभी जैसे रहबर मौज़म की शहादत हुई तो 4.5 करोड़ लोग आए थे, तो आपकी 9 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर से 4.5 करोड़ ने 50% तो आपकी सिर्फ फ्यूनरल में आए थे। प्रोसेशन में आई। ठीक है, तो आपके लिए ये एक रेफरेंडम है किसी कंट्री के लिए कि भाई 50% लोग अगर उस कंट्री के लीडर के फ्यूनरल प्रोसेशन में आ रहे हैं तो वो रेफरेंडम है उस कंट्री के लिए। बिल्कुल। दूसरी तौर पे जब ईरान के अंदर प्रो गवर्नमेंट रैलीज निकलती हैं, तो जैसे दिसंबर में इन लोगों ने कहा कि भाई ईरान में बहुत सारे, जनवरी में बहुत सारे लोगों को ईरान ने मार दिया, लेकिन वहीं पर ईरान में जब प्रो गवर्नमेंट रैली निकली तो वो 2000 निकली, तो पूरी दुनिया में प्रोपोगेंडा हो गया, और ईरान में 2 करोड़ निकले उस प्रोटेस्ट या उस राइट्स के खिलाफ, तो पूरी दुनिया ने उसने इग्नोर कर दिया। तो हमारे लिए क्लियर है कि वेस्टर्न एजेंडा है, वेस्टर्न और अमेरिका जो है वो अपने एजेंडा के बेसिस के ऊपर काम करता है। बिल्कुल। अमेरिकन कांग्रेस से ऑफिशियली जो पैसा पास होता है वो 950 मिलियन डॉलर्स एवरी ईयर रशिया, चाइना और ईरान के खिलाफ प्रोपोगेंडा के लिए ऑफिशियल पैसा रिलीज होता है। तो नेचुरल सी बात है कि ये प्रोपोगेंडा का पैसा कहीं तो इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, जो रहबर मौज़म की शहादत हुई, रहबर मौज़म की शहादत के बाद जो वहाँ पे वली फ़क़ीह का सिस्टम है, मुज्तबा ख़ामनई को रहबर मौज़म मुंतखब किया गया। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि क्या ये इस वजह से मुज्तबा ख़ामनई साहब को रहबर मौज़म बनाया गया, विलायत फ़क़ीह बनाया गया कि वो लेट सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के बेटे थे, या कोई वहाँ पे एक डिफाइंड सिस्टम है जो इसको इलेक्ट करता है? हाँ देखिए, ईरान में जो सिस्टम है ना वो बहुत, यानी व्यूअर्स को थोड़ा समझना पड़ेगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, ईरान में जो वली फ़क़ीह भी सेलेक्ट होता है ना, वो पब्लिक सेलेक्ट करती है। कैसे? कि ईरान में जो मजलिस खुबरगान होती है वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, वो मुज्तहिद होते हैं जिसके अंदर 85 होते हैं, तो वो 85 मुज्तहिद को पब्लिक चूज करती है। पब्लिक यानी बाय वोट। अच्छा। मिसाल के तौर पर जैसे आप इस्फहान में 2 मुज्तहिद खड़े होंगे, उसमें से पब्लिक चूज करेगी मैं इस मुज्तहिद को चूज कर रही हूँ फॉर मजलिस खुबरगान। अच्छा। ठीक है, तो पब्लिक मजलिस खुबरगान को चूज करती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को, फिर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो वली फ़क़ीह को चूज करते हैं। तो वली फ़क़ीह भी इनडायरेक्टली पब्लिक के थ्रू चूज होता है, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि कोई भी, यानी मुज्तहिद कोई भी बन जाएगा, नहीं। मुज्तहिद बहुत सारे होते हैं। जो मुज्तहिद का मतलब होता है वो जो आलिम दीन जिसके अंदर इस्लामिक लॉज डिराइव करने की कैपेसिटी होती है, हाईली लर्नेड होते हैं, उन लोगों को कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे होता है। अच्छा, ईरान में जब आयतुल्लाह शहीद अली ख़ामेनेई शहीद हुए तो उसके बाद मीटिंग होनी थी मजलिस खुबरगान की, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की, है ना। तो कुम में वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और ये क्लेम किया गया मीडिया में इजराइल के थ्रू के मीटिंग हो रही थी और हमने 85 असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को मार दिया। खूब, अगर आप बोल रहे हैं कि ईरान में कोई सिस्टम ही नहीं है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का और कोई सिस्टम ही नहीं है वली फ़क़ीह को चूज करने का, तो आप मार क्यों रहे थे? यानी आप मार रहे थे मतलब आप बिलीव करते हैं कि वहां पर सिस्टम है, बिल्कुल, तो इसीलिए तो मार रहे थे। सिर्फ एक बार नहीं मारा उन्होंने, बहुत बार, कई बार मारा। एक बार उनको कुम में उनकी मेन ऑफिस को मारा, पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उनकी ऑफिस, एक छोटी सी ऑफिस थी कुम में ही, सफाइया में, तो वो ऐसी गलियों के अंदर थी, वहां पर भी बॉम्ब मारा। और फिर उसके बाद इन लोगों ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग कैसी हुई, तो कुछ मीटिंग हुई जहां पर इन लोगों ने पेपर्स पे साइन करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया।
फिर उन लोगों ने मीटिंग की जमकरान मॉस्क के अंदर, ज़ियारत के बहाने एक एक आते रहे और वहाँ मिले, और फिर उन लोगों ने, तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ईरान में है, उन लोगों ने बैठे और उन लोगों ने चूज़ किया। चूज़ करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो सलाहियत है। अच्छा, जो वली फ़क़ीह होता है वो पहले मुज्तहिद होता है, लेकिन क्या अगर साहब ये ज़रूरी है कि वो खुद मजलिस खुबरगान के मेंबर होनी चाहिए? नहीं, मजलिस खुबरगान का मेंबर नहीं होते हैं। मुज्तहिद होना ज़रूरी है, लेकिन उसका यानी ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में या रहबर और इमाम खुमैनी के नज़र में उसका मर्ज तकलीद होना ज़रूरी नहीं है। मर्ज तकलीद ज़रूरी नहीं, यानी ये रहबर की कुछ उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन रहबर की और इमाम खुमैनी की नज़र ये कि उसका ख़ुद ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि वो मुज्तहिद होगा, लेकिन मर्ज तकलीद होना ज़रूरी नहीं। क्यों? लेकिन मुज्तहिद प्लस उसके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ होना चाहिए। क्या? मुज्तहिद तो बहुत सारे हैं, किसी को भी वली फ़क़ीह क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ऐसा मुज्तहिद होना चाहिए जिसके अंदर एक वो ज़मान शनास हो, यानी जिस दुनिया में रहता हो वो दुनिया के बारे में अवेयर हो। मसलन हो सकता है एक आदमी बहुत अच्छा मुज्तहिद हो, लेकिन उसको इंटरनेशनल अफेयर्स और दुनिया के बारे में कुछ पता ना हो। इट इज़ कंप्लीट, और वो मुज्तहिद भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन अपनी फील्ड में, मसलन वो इस्लामिक हिस्ट्री का मुज्तहिद है या इस्लामिक लॉज का मुज्तहिद है, तो वो तो मुज्तहिद है, लेकिन उसको करंट अफेयर्स के बारे में मालूम नहीं। हम कह सकते हैं कि वो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, जियो पॉलिटिकल मुज्तहिद प्लस, यानी मुज्तहिद तो होना चाहिए, प्लस उसके पास जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए एक। दूसरा, उनके बारे में जो है कि वो मुदब्बिर होना चाहिए, यानी मुज्तहिद भी हो और उसके अंदर थिंकिंग, प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने की सलाहियत भी हो। यानी सिर्फ मुज्तहिद वली फ़क़ीह नहीं बनेगा, उसके साथ थिंकिंग, प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्यों नहीं, प्लस उसके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी होना चाहिए कि भाई आपको एक कंट्री चलाना है। मुज्तहिद बहुत सारे लोग हैं, मुज्तहिद है, मौलाना बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप छोटी सी 20 लोग की ऑर्गेनाइजेशन उनको चलाने दो, उसको ठप कर देंगे वो, है ना। तो हर आदमी जो मुज्तहिद होता है और अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, डजंट मीन ही हैज़ मैनेजमेंट स्किल्स। लेकिन अगर कोई आदमी कंट्री चला रहा है तो उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़मान शना, और एक चीज़ और भी है कि शुजा होना चाहिए मुज्तहिद के अंदर। मुज्तहिद को शुजा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वली क्यों? क्योंकि आप मुज्तहिद हैं और आप लड़ना चाहते हैं और आप दुश्मन हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है, अपने लिए नहीं, कभी कभी इंसान डरता है कि यार मैं डिसीजन लूँगा, इससे 1000 लोग मर जाएंगे, रोज़े क़यामत कौन जवाब देगा। यानी वो शुजाअत होनी चाहिए। यानी सोशल ऑर्डर चलाने के लिए कभी कभी टफ डिसीजंस लेने होते हैं। मसलन इमाम खुमैनी ने डिसीजन लिया कि उनके जो राइट हैंड थे आयतुल्लाह मुंतज़री, उनके बेटे या दामाद को हैंग करने का डिसीजन था। उन्होंने डिसीजन लिया हैंग कर दो अपने दामाद, नहीं, इमाम खुमैनी आयतुल्लाह मुंतज़री के दामाद को, जो उनके राइट हैंड थे। इसलिए जब इमाम खुमैनी ने, ईरान में इनकलाब आने वाला था, तो इमाम खुमैनी ने एक दिन कहा था सब बाहर निकलो। तो शहीद मुताहरी या मेरे जहन में नहीं, कोई एक आलिम दीन थे, आयतुल्लाह थे, लेकिन वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कल इतने लोग निकलेंगे, और शाह ने बोला गोली मार देंगे ओपनली। शाह ने बोला ओपन फायर, और इमाम खुमैनी ने कहा कल कोई बाहर निकल नहीं, घर पे रहना हराम है। अब वो बोले कि आपको यकीन, आप मुतमईन हो, वो भी आयतुल्लाह थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके दिल में खौफ था कि कल अगर मतलब 10-20 हज़ार शिया मर जाएंगे तो रोज़े क़यामत हम लोग को जवाब देना पड़ेगा, है ना। लेकिन इमाम खुमैनी ने कहा, क्या जवाब दिया इमाम खुमैनी ने उनको? इमाम खुमैनी ने कहा कि अगर इमाम ज़माना तुमसे कहते कि कल बाहर निकलना है तो तुम निकलते कि नहीं निकलते। तो इनको ये समझ में आया कि दो चीज़, कि एक तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो निज़ाम हमारा है उसमें जो तुम्हारा रहबर है वो बोल रहा है वो ऐसे ही है जैसे इमाम बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि डेफिनेटली जो इमाम खुमैनी बोल रहे हैं इसके पीछे इमाम ज़माना की तायीद भी हासिल है। तो फिर उन्होंने फ़ौरन कहा कि हम लोग कल बाहर निकलेंगे। तो ये शुजाअत चाहिए एक वली फ़क़ीह के अंदर कि भाई डिसीजन लेना है, टफ डिसीजन भी लेना है, वहाँ पे खौफ तारी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तदबीर होना अलग चीज़ है, जैसे हमने कहा कि भाई उसके अंदर प्लानिंग भी होना चाहिए। शुजाअत का मतलब हमेशा बेवकूफ़ी नहीं होती है कि आप बस लड़ जाओ, दीवार सर पे मार दो, नहीं। आप जो भी अमल करो वो इस्लामी तदबीर से हो, लेकिन दुश्मन का खौफ नहीं हो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा हो। अच्छा आगा साहब, ये शुजाअत की बात आई तो शुजाअत रहबर मौज़म जब शहीद हुए तो फिर जब मुज्तबा खामनाई उनके जसद मुक़द्दस को देखने के लिए गए थे
तो उन्होंने देखा था वहां पे कि उनका हाथ टाइट था ऐसे, तो वो हम कह सकते हैं कि वो शुजात की अलामत थी। रहबर कुछ मैसेज देना चाहते थे। देखिए, रहबर के लिए, रहबर तो उनकी पूरी ज़िंदगी, मौत, हर चीज़ के अंदर हम मैसेज देखते हैं कि रहबर की ज़िंदगी बिल्कुल क्लियर थी कि जब जंग हो रही थी ईरान इराक की, तब भी रहबर जंगों पे होते थे, फ्रंट लाइन पे होते थे। आयतुल्लाह मुश्तबा खामिनाई भी जब जंग हो रही थी, वो जवान थे, जवानी के आलम में वो जंग पे होते थे। और ऐसा नहीं है उनके साथी कहते हैं कि भाई जब ये लड़ते थे हमारे साथ और फ्रंट लाइन पे होते थे, और जब ये चले गए वापस, उसके बाद हमको पता चला कि आयतुल्लाह खामिनाई के बेटे हैं। किसी को पता ही नहीं था, आम इंसान की तरह लड़ाई करते थे। तो हमारे दीन में शुजाअत जो है वो दीन का हिस्सा है, यानी अल्लाह से डरना और किसी गैरुल्लाह से नहीं डरना, ये दीन का हिस्सा है। तो रहबर मुअज़्ज़म का ये जो था क़ूमू लिल्लाह, यानी जो फिस्ट उनका था मौत के बाद भी, तो रहबर का वो उसकी निशानी यही है। खुद आयतुल्लाह मुश्तबा खामिनाई का भी कहना है कि वो उनकी निशानी क़ूमू लिल्लाह वाली थी, अल्लाह के लिए क़याम करने वाली थी, कि अल्लाह के लिए क़याम करो, और मौत भी आ जाए तो आखिरी लम्हे तक इंसान के अंदर मुकाबले और मुकावमत का जज्बा होना चाहिए। तो यही पैगाम उनकी शहादत में भी हम पाते हैं। अच्छा आगा साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि रहबर मुअज़्ज़म के बारे में एक अक्सर मैंने इस पे पॉडकास्ट्स भी और वीडियोस भी देखे कि वो कह रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका को ये इंटेलिजेंस मिली थी कि रहबर मुअज़्ज़म अपने ऑफिस में अभी मौजूद है, कि अब हम अटैक करने वाले हैं, कि वो पता नहीं कहाँ छुपे थे पहले, हमें उसका कोई इल्म नहीं था। इसके बारे में देखिए, ये तो क्लियर है कि रहबर को एक दिन पहले या 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले कहा गया था कि आप मूव कर लें। जो रहबर कहीं छुपी हुई जगह पे होते और कोई बॉम्ब मार देता तो लोग बोलते कि भाई हाँ ठीक है, रहबर छुपे हुए थे, इनको पता चल गया। लेकिन रहबर का जो घर है वो तो पूरी दुनिया को मालूम है, रहबर रोज़ कहाँ मिलते हर एक को मालूम है। रहबर की शान ये है कि रहबर ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। रहबर ने कहा कि भाई जो हर ईरानी को जब तक हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते तब तक मैं नहीं लूँगा, शेल्टर नहीं लूँगा। और रहबर वहीं रुके और रहबर ने अपनी शहादत को कबूल किया, भागे नहीं मैदान से, डरे नहीं। देखिए, सद्दाम भी मारा गया, गद्दाफी भी मारा गया, लेकिन इन लोग कैसी मौत मारे गए? वही जलालत वाली मौत। भाग गए, फरार किए, ढूंढे, छुपे गए थे, उनको ढूंढ के निकाला गया और उनको मारा गया। रहबर भी शहीद हुए, लेकिन रहबर ने इज्जत की मौत को इंतखाब किया। तो ये फ़र्क है दोनों के बीच में। बिल्कुल। और ये इंटेलिजेंस वाली बात जो है ये टोटल नॉनसेंस है कि उनके, मैंने बहुत सारे देखा हो चैनल्स पे कि वो जितने वो थे, क्या कंपाउंड में थे, कंपाउंड नहीं, जितने पहले तो उन लोगों ने कहा ट्रैफिक लाइट्स थे उनको कंट्रोल किया था, वहाँ से इंफॉर्मेशन ली। फिर उनके यहाँ एक बंदा जो है वो कचरा डालने आता था वो एरिया में, तो वो इंटेलिजेंस दे रहा था, फला फला। ये पूरा एक ड्रामा क्रिएट करते। अरे भाई साहब, वो रहबर अपने घर पे थे, तुमको इसमें इंटेलिजेंस की क्या जरूरत थी? वो अपनी ऑफिस में थे, यानी वो तो पूरी, यानी कि अगर एक इंसान है जिसको कोई इंटेलिजेंस नहीं है और उसको अगर आप ईरान में एक आम इंसान है और उसको आप पूछेंगे भाई रहबर इस वक्त कहाँ है, तो रहबर बोलेंगे उस घर के अंदर है। ये तो कोई इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है, हाँ ये है कि वहाँ मीटिंग हो रही थी, ये उनको इंटेलिजेंस थी। तो ये इंटेलिजेंस जो है वो आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से, मिसाल के तौर पर मेरे पास मोबाइल है, अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एवरीथिंग अगर कोई सुनना चाहता है वो सुन सकता है। तो और ये पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो हम लोग एक अजीब दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे उनका कंट्रोल है। और जंग सिर्फ मिसाइल्स की नहीं है, आइडियोलॉजी की नहीं है, टेक्नोलॉजी की भी है। तो टेक्नोलॉजी उनके पास है, अगर वो चाहें तो वो रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये नहीं है कि रहबर 28 फरवरी को कहाँ है, उनको पता 28 फरवरी को पता चला, नहीं। वो अगर 2 साल पहले भी रहबर को मालूम करना चाहते थे कहाँ है रहबर, तो मालूम था उनको। रोज़ रहबर आके, मसलन माह रमज़ान में रोज़ आके रहबर स्पीच दे रहे। और वही अपने, और कुछ दिन पहले मस्जिद जमकरान में गए थे, यानी ओपनली। और नहीं, वो तो एक दिन गए थे, लेकिन रहबर का डेली रात को, डेली माह रमज़ान में उसी बैते रहबरी में प्रोग्राम होता था, ऑनलाइन होता था, लाइव होता था। तो आपको कोई छुपाने की, यानी कोई अगर छुपाना था रहबर को तो लाइव प्रोग्राम में नहीं आते हो। उससे पहले भी कुरान खानी हुई, कुरान नहीं, डेली होती थी कुरान खानी। जो कुरान खानी जिसको बोलते हैं, कुरान फहमी का उनका प्रोग्राम होता था रहबर का, वो डेली रात को होता था। तो डेली रहबर वहीं रहते थे। भाई तुमको कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, लाइव आके रहबर वो रोज बता रहे मैं इधर हूँ। बिल्कुल, इसमें इंटेलिजेंस की क्या बात है, बेवकूफी की बात। अच्छा आगा साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है इस जंग के दौरान, वो ये हुई
कि जब नेगोशिएशन चल रही थी बिटवीन यूएसए एंड ईरान, तो ओमान मीडिएट कर रहा था जी। पहले। तो फिर उसमें जब बात नहीं बन रही थी, ईरान नहीं मान रहा था उनके शराइत, तो फिर ट्रंप ने एक बार कहा था अपने ट्वीट में, कंप्लीट सरेंडर, वी वांट कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम ईरान। अब कंप्लीट सरेंडर से लेकर साइनिंग एमओयू, वो भी ईरान के टर्म्स पे, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये तो क्लियर है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि वो कंप्लीट सरेंडर वाला जो उनका एक ड्रीम था, जो उन लोगों को यानी ड्रग एडिक्ट्स की तरह उन लोगों को एक सपना दिखाया गया था कि ईरान एक हफ्ते में तबाह हो जाएगा, सिर्फ उनको नहीं बल्कि तमाम अरब किंग्स को, हत्ता हम लोग जहाँ रहते हैं उस पूरे मंतके के तमाम लीडर्स को कन्विंस किया गया था कि ईरान एक हफ्ते में तबाह हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ईरान लड़ पाएगा तो 1 महीना, इससे ज़्यादा ईरान के अंदर ताकत नहीं है और हम लोग ईरान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये उनका एक नज़रिया था, ये उनकी एक सोच थी, जिस सोच के तहत उन लोगों ने अपना पूरा एक कॉन्सेप्ट और पूरा आइडिया उन लोगों ने डेवलप किया था। तो ईरान ने तो उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। न कि सिर्फ ईरान ने सरवाइव किया, बल्कि ईरान ने अमेरिकन एयरबेसेस को तबाह कर दिया। 19 मिलिट्री बेसेस न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से ईरान ने तबाह किया। 268 बिल्डिंग्स जिसके अंदर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस थे, वो सैटेलाइट इमेजेस बता रही है ईरान ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो पूरी दुनिया के लिए क्लियर हो गया कि अमेरिका से लड़ा जा सकता है, अमेरिका को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एक नई फीलिंग पूरी दुनिया को ईरान ने दिया। तो नेचुरल सी बात है कि जब अमेरिकन एक्सपर्ट्स को, देखिए ये भी चीज़ आप गौर करिए कि अमेरिका में वो आए थे रेजिम चेंज करने के लिए, खुद उनके 28 से ज़्यादा टॉप ऑफिशियल्स को उनको वॉर के दरमियान चेंज करना पड़ा, बिल्कुल, जिसके अंदर उनके मिलिट्री का हेड भी है जो केंट, जो उनका इंटेलिजेंस, वो तो उसने रिजाइन किया था। हाँ, जो काउंटर टेररिज्म का हेड है, या उनकी खुद इंटेलिजेंस की हेड थी तुलसी गबार्ड, उसको भी निकाल। तो यानी कि आप आए थे रेजिम चेंज कराने के लिए और आपकी खुद की रेजिम में कोई आपका बाकी नहीं रहा, क्योंकि पूरी एक्सपर्ट्स का बोलना ये था कि भाई ईरान से मत लड़ो, मार पड़ेगी। लेकिन जो भी ये बोलता था मार पड़ेगी, उसको चेंज कर देते थे। लेकिन फिर मार खा के उनको समझ में आया कि हाँ मार पड़ेगी, लेकिन अभी भी पूरा समझ में नहीं आया उनको। अच्छा आगा साहब, एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, क्योंकि इस वार के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिन्होंने अकल परेशान कर दी। आज जो फाइटर जेट्स होते हैं दुनिया में, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वो वॉशिंगटन जनरल में भी थी वो रिपोर्ट, वो थी कि जो ईरान ने इसमें जंग के दौरान पहले ही दिनों F-5 जो सबसे ओल्डेस्ट फाइटर जेट अवेलेबल है अभी, वो उन्होंने इस्तेमाल किया और वो उनसे उन्होंने बैसे उड़ाई है। ये क्या स्टोरी है आगा साहब? देखिए, F-5 जो ईरान ने यूज किया था वो 70 ईयर्स ओल्ड है। 70 ईयर्स, हाँ, सेकंड जनरेशन। हाँ, 1965 के आसपास जो है उसका वो था, ये उसकी डिलीवरी डेट थी, इनकलाब से भी 15 साल पहले। तो वो अभी फिर सिर्फ म्यूजियम में रखा जाता है आजकल की वॉर टेक्नोलॉजी में। बड़े बड़े अभी टेक्नोलॉजी जिनके पास है इनकी, वो इसको रखते हैं म्यूजियम्स में। तो या ट्रेनिंग के लिए वो जो छोटी मोटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है ना, वहाँ इस्तेमाल किया था। अच्छा। तो ईरान के 4 पायलट्स थे, 4 टीम्स थी पायलट्स की, जिन लोगों ने 50 फीट्स के ऊपर पानी के ऊपर इन लोगों ने अपने फाइटर जेट उड़ाए। ईरान और कुवैत के बीच में वाटर है। अच्छा, 50 फीट नॉर्मली 500 फीट पे चलता है, जो वो सेफ्टी के लिए मिनिमम लेवल 500 फीट है, और ये जाता है ऊपर, बहुत ऊपर जाता है, लेकिन मिनिमम 500 फीट पे चलेगा तो बोलते हैं पायलट सेफ है। इन्हें 50 मीट, यानी कि अगर आप 3 माले की 4 माले की बिल्डिंग ले लेंगे तो 50 फीट होती है। आप सोचे फाइटर जेट 3 माले की बिल्डिंग की हाइट पे उड़ रहा है। और तो वो कह रहे थे, खुद पायलट्स कह रहे हैं कि जो शिप थी वहां पर वाटर में, वो हमको ऊपर नहीं देख रही थी, नीचे देख रही थी। अच्छा, हम लोग इतना नीचे चल रहे थे। क्यों? क्योंकि रेडार सिस्टम जो होते हैं दुनिया में, वो ऊपर को सर्वेलेंस करते हैं, नीचे को सर्वेलेंस नहीं करते हैं। तो इन लोग 50 फीट की उसमें गए भी, अमेरिकन एयरबेसिस पे हमला भी किया, उनके सोल्जर्स को मारा भी। और क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से हमला हो रहा है, तो उन लोगों ने जो खुद हमले किए, उसके रिजल्ट में ये कि उनके 2 या 3
F-15 उन्होंने खुद ही डिस्ट्रॉय भी कर लिए। अच्छा, जो ये बाद में उन समझ लोगों गए ने कि ये ईरानी जेट्स ईरानी जेट से उसको खुद ही मार दिया उन लोगों ने। बाद में उन लोगों ने कहा ना कि फ्रेंडली फायर में मारे गए, हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंडली फायर यानी खुद ही मारा था उन्होंने, क्योंकि उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि उनको लगा कि क्या हो रहा है? हाँ ये कहाँ से आ रहा है फाइनली। और सबसे बड़ी बात अल्लाह का, तो अल्लाह का मोजिज़ा ये भी है कि यही लोग जब गए तो यही लोग, इम्पॉसिबल है सोचना कि इतना उनके पास टेक्नोलॉजी है, उसके बाद ये जिंदा आएंगे सब के सब, और तमाम वो फाइटर जेट जिंदा भी वापस आई। ये अल्लाह का वाकई मोजिज़ा है, और ये अल्लाह ने अबाबील अल्लाह की मदद। जी बेशक, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अच्छा आगा साहब, ये बताएं कि जैसे कि हम जंग में देख रहे हैं कि ईरान हर महाज पे कामयाब हो रहा है, कामयाबी की तरफ देख रहा है, तो क्या ईरान को रशिया चाइना मदद कर रहा है? देखिए नेचुरल सी बात है, रशिया और चाइना का अमेरिका दुश्मन है। ओके, तो अगर वो रशिया और चाइना मदद भी करता है तो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको ईरान से कोई मोहब्बत है, बल्कि इसलिए मदद करता है क्योंकि वो चाहता है अमेरिका कमज़ोर हो, और अमेरिका जितना मार खाएगा उतना वो कमज़ोर होगा, उतना इंटरनेशनल स्टेज पे रशिया और चाइना की एटलीस्ट जो है साख बढ़ेगी, और सबको दुनिया को लगेगा चाइना इस वक्त का सुपर पावर है। तो नेचुरल सी बात है कि चाइना के इंटरेस्ट में है कि अमेरिका हारे, है ना, ये चाइना के इंटरेस्ट में। लेकिन चाइना के इंटरेस्ट में भी ये भी है कि ईरान सुपर पावर नहीं बने। यानी आप देखें चाइना जो है वो डबल पॉलिसी करता है। तो जैसे 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने चाइना को कहा था कि भाई हमें फाइटर जेट्स दो, हम पैसा देने तैयार हैं। चाइना ने नहीं दिया। अच्छा, रशिया के साथ जो फाइटर जेट्स की डील हुई थी वो डिलीवर भी नहीं हुई। हाँ, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इन लोग जो है चाहते हैं कि अमेरिका हारे, लेकिन इन लोग ये नहीं चाहते कि ईरान सुपर पावर बने। यानी तो रशिया और चाइना जो है वो ईरान को हेल्प करते हैं, लेकिन जो अक्सर एक्सपर्ट्स कहते हैं मसलन सैटेलाइट इमेजेस दे देते हैं, अमेरिकन आर्मी कहाँ मूव कर रही है वो इमेजेस देते हैं ताकि अमेरिकन मिलिट्री को पिन पॉइंट करके मारा जा सके। जीपीएस सिस्टम्स में हेल्प करते हैं कि भाई तुम्हारी मिसाइल्स के अंदर पिन पॉइंट एक्यूरेसी की वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो ये माइन्यूट टेक्नोलॉजीज में उन लोग हेल्प करते हैं, लेकिन लोकेशन लेकिन ये है कि रशिया और चाइना के दिए हुए मिसाइल से ईरान लड़ाई कर रहे हैं, टोटल नॉनसेंस है। हत्ता रशिया जब शहीद तेहरानी मुकद्दम जब गए थे रशिया आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले, उन्होंने कहा था कि भाई हमें 200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल दे दो प्लीज। रशिया को नहीं दिया था रशिया ने। बिल्कुल, रशिया ने कहा था कि नहीं हमारे लिए डेंजरस है। तो रशिया ने कुछ नहीं दिया था ईरान को। ईरान ने फिर खुद मेहनत किया, उनके जवानों ने खुद मेहनत की और दुनिया को साबित किया कि अगर तुम मेहनत करोगे और अपने पैरों पे खड़े रहोगे तो हर एक का आप मुकाबला कर सकते हो। अच्छा आगा साहब, एक और रिपोर्ट मैंने देखी है एक्सपर्ट्स की, जो वॉर एनालिस्ट्स होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये अभी जो सिचुएशन है जंग की, इसमें हम देख रहे हैं कि ईरान के पास लेटेस्ट फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ये तो सब एग्री कर रहे हैं, लेकिन अगर होते इक्वेशन चेंज हो जाती। देखिए फिलहाल तो इक्वेशन ईरान के फेवर में ही है। फिलहाल ईरान ने चूज़ किया कि हमें पैसा कहाँ लगाना है। ईरान ने असिमेट्रिक वॉर शुरू किया। मिसाल के तौर पर अगर ईरान फाइटर जेट्स लेता है तो एक फाइटर जेट जो मल्टी मिलियन डॉलर्स का होता है, लेकिन आपका एक ड्रोन $20,000 का होता है। तो ईरान ने ये स्ट्रेटेजी किया कि भाई एक फाइटर जेट मार के गिरा दिए तो $500 मिलियन का नुकसान हो गया, वो भी $2,000 के ड्रोन के साथ। हाँ, $20,000 के ड्रोन के सामने। तो आपका ईरान ने ये चूज़ किया कि भाई हमें असिमेट्रिक वॉर लड़ना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग मसलन $1 बिलियन के हम लोग फाइटर जेट्स खरीदें, ये हमारे पास पैसा नहीं है। और इतना पैसा भी नेचुरल सी बात, 40 साल का सैंक्शन है, सब प्रॉब्लम्स है। तो ईरान ने चूज़ किया कि हाजीजादे जो ईरान के शहीद हो गए, जो फॉर्मर एरोस्पेस के हेड थे, हाँ, तो उनको पूछा गया था कि भाई हमने क्यों फाइटर जेट्स पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग के पास जितना पैसा था ना, अगर हम बहुत बहुत भी ग्रेट काम कर लेते ना, तो हम लोग लेवल 3rd जनरेशन के फाइटर जेट्स बना पाते, 5th जनरेशन नहीं बना पाते। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोगों ने सैंक्शंस की वजह से, पैसे की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, हर वजह से, तो हमने चूज किया कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसके अंदर हम नंबर 1 पे रहें। तो ईरान इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे है दुनिया में। तो ईरान ने अपने आप को एक ऐसी जगह जंग में ले गया जहां पर वो लीडर बने, रादर देन वो डिपेंडेंट हो फ्रांस या दूसरे लोगों के ऊपर।
आगा साहब, ये जो अभी जंग चल रही है तो ईरान कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है यूएई, सऊदी बेसिस पे और कतर, कुवैत पे खुसूसन। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये क्यों वहाँ पे इनको अटैक कर रहे हैं, वो भी तो मुस्लिम भाई है इसमें, और वहाँ पे बेसिस भी है अमेरिकन की, क्या वजह है? सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि जब ईरान मार रहा है ना, तो अभी रिसेंटली वीडियोस आए जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में, ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग। हाँ बिल्कुल। यानी वहाँ के लोग खुद खुशियाँ मना रहे हैं कि भाई ईरान अमेरिकन एयरबेस पे मार रहे हैं। बहरीन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमारे यहाँ अमेरिकन एयरबेस नहीं होना चाहिए, फिफ्थ फ्लीट नहीं होना चाहिए। कुवैत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि यहाँ से अमेरिकन एयरबेस निकालो। जॉर्डन में खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि वहाँ एयरबेस पे मार रहे। तो पहली बात तो और ये वहाँ पे मारे भी गए यूएस सोल्जर्स। बिल्कुल। तो मैं कहना ये है कि ये जो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे नहीं मारो, तो वहाँ की जनता खुद कह रही है मारो। ये तो क्लियर है ना कि भाई वहाँ की जनता कह रही है कि भाई हमारे यहाँ अमेरिकन एयरबेस क्यों है, इसको मारो, भगाओ यहाँ से। हर मुसलमान गाजा होने के बाद उसके दिल में यही फीलिंग है कि अमेरिकन और इजरायली कोई होना नहीं चाहिए, यहाँ से निकालो इनको, ठीक है। तो पहली बात तो ईरान क्यों मार रहा है, क्योंकि ये कंट्रीज़ में अमेरिकन एयरबेसेस हैं और अमेरिकन एयरबेसेस से ईरान पे हमला हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है, कुरान क्या कहता है कि अगर जहाँ से तुम पर हमला हो रहा है तुम्हारे लिए ज़रूरी है दिफा के लिए, तुम उसको मारो, नेचुरल सी बात है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान किसी मुस्लिम कंट्री को नहीं मार रहा है, मुस्लिम लोगों को नहीं मार रहा है। ईरान अभी देखें आप, कितने दिन जंग के हो गए, पहले दिन 40 दिन हो गए, अभी तकरीबन 12 दिन दोबारा हो गए। और इन तमाम जंगों के अंदर आप मुझे एक सीन भी नहीं दिखा सकते हैं, एक इमेज भी, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं कि ईरान ने किसी स्कूल, हॉस्पिटल या सिविलियन प्लेसेस पे हमला किया, जबकि ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, वो कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। तो ये टोटली वही है। यानी मैं तो ये कहता हूँ, बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं उनके दिलों में मरज है, और अल्लाह उनके मरज को ज्यादा करेगा, क्योंकि उनके दिलों में बुग़्ज़ है, नफरत है, कीना है, हसद है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फ़िरक़ावारियत उनके जहनों पे सवार है। अगर कोई भी इंसान अक़लानियत से सोचे, मुनसिफ़ होकर सोचे, तो गाज़ा के लिए जिसने अपनी पूरी कंट्री की इकनॉमी को तकरीबन तबाह कर दिया, जो गाज़ा के लिए अपने आखिरी मोमेंट तक खड़ा रहा, गाज़ा को सबसे ज़्यादा हथियार जिसने दिए, वही कंट्री को आप आके ब्लेम करो कि भाई तुमने जो है साथ नहीं दिया, ये टोटली नॉनसेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा ईरान ने रिस्ट्रेंट से काम लिया है, और जैसे ही जंग बढ़ती रहेगी, तो अगर ये जंग उस लेवल पे पहुंचती है कि ईरान को इन लोग ज़्यादा मुश्किलों में डाल देंगे, तो ईरान के लिए क्लियर है कि कोई भी अरब बादशाह और उसका ख़ानदान बाकी नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, सऊदी और यूएसए के दरमियान एक सिविलियन न्यूक्लियर डील हो रही है। जैसे कल ट्रंप ने ट्वीट किया कि सब्जेक्टेड टू द कंडीशन अगर सऊदी इब्राहिम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करता है। देखें, ये तो क्लियर है कि अमेरिका के लिए प्रायोरिटी है कि इजराइल को सेफ करे। बिल्कुल। ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है, वो जानता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के जो लोग नफरत इजराइल के खिलाफ है वो अपने पीक पे है। हाँ बिल्कुल। तो उनके लिए क्या है प्रायोरिटी के भाई अमेरिका के लिए किसी तरीके से अरब गवर्नमेंट्स के साथ ये ऐसी डील बनाई जाए ताकि इजराइल सेफ हो सके। इजराइल के एग्जिस्टेंस की जंग है ये। तो अब्राहम अकॉर्ड के लिए पहले ही ट्रंप बोल चुका है कि मुझसे अकेले में किंग सलमान ने बोला है कि हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब्राहम अकॉर्ड से, लेकिन अभी टाइम सही नहीं है। यानी आइडियोलॉजिकली वो ये तमाम कर चुके हैं। हाँ, तमाम बादशाहों के लिए अमेरिका और इजराइल को अपना साथी बनाना, इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लियर है सबके लिए। अब दूसरे लेवल पर हम आके देखते हैं कि ये न्यूक्लियर डील ये वो, तो अमेरिकन पॉलिसी जो है वो वही पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक वाली, कि हम थोड़ा गाजर देंगे और तुमको बोलेंगे हमारी बात मानो, नहीं माने तो डंडा मारेंगे। तो दोनों हमारे को करना है। और ये ट्रंप की पॉलिसी है, एटलीस्ट वो ऐसा कहता है, मेरी पॉलिसी है कि हम लोग जो है मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी पे चलते हैं कि हमें जो चाहिए हमें चाहिए,
अगर कैरेट दे के होता है तो ठीक है, नहीं तो स्टिक दे के हम लोग वही चीज़ हासिल करेंगे जो हमें एटलीस्ट वो क्लेम करते हैं। ईरान से तो कर नहीं पाए, लेकिन ये अरब बादशाहों के पास ऑप्शन नहीं है नो बोलने का। आप सोचें, सऊदी बादशाह को उसने गाली दी, हाँ बिल्कुल, है ना, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल गाली दी। हाँ, और वो बादशाह में इतनी गैरत नहीं है कि वो बादशाह आके बोले या उसकी कंट्री आके बोले कि हम लोग कंडेम करते हैं। कम से कम वो इतना बोल सकता था ना कि भाई तुमको गाली देना अकेले में, तो पब्लिक में तो मत दो। सही बात है। यानी मैं जलील हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे पब्लिक में तो मत जलील करो। यानी वो पब्लिक में भी जलील कर रहा है उसको, उसके बावजूद। तो ये इनकी जलालत का लेवल है। तो ये ट्रम्प जो भी कहता है, हमें पता है इन फाइनल जो है ये गवर्नमेंट्स। मैं एक और आपके व्यूअर्स के लिए एक चीज़ क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इजराइल जो है वो एक ग्रेटर इजराइल बनाएगा, उसका प्लानिंग कर रहा है। हाँ, ये गलत है। इजराइल ग्रेटर इजराइल बना चुका है, बनाएगा नहीं, बना चुका है। बना चुका है। कैसे? ये जितनी गवर्नमेंट्स हैं, हाँ, ये तो इसराइल के पुपेट्स हैं, इसराइल के पपेट्स हैं। पीछे वो हॉर्न मार रहा है आपको, ऑन ड्यूटी हाँ। बियर। तो इजराइल जो है एक सेकंड, वो क्या कर रहा है, इजराइल जो है ये इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए उसको इतनी बड़ी मिलिट्री चाहिए, उसको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो सब क्यों करेगा जब उसका ऐसी गवर्नमेंट्स रहे जो उसकी गुलाम रहे और वही करे जो वो बोले। बिल्कुल दिस इज ग्रेटर इजराइल, वी आर इन ग्रेटर इजराइल नाउ। बिल्कुल। यानी और ये- मुसलमान मुल्क में किसी की गैरत ये नहीं हो रही है अभी कि वो कंडम करे गाजा में जो इसराइल अभी कर रहा है। कंडेम क्या करे, वो पैसा दे रहे हैं मारने के लिए। यानी इजराइल को जो ये अल बुसैदी हैं, इसके अल अबू सईदी, इसके ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका एक ट्वीट है आज से 11-12 महीना पहले, जंग से पहले। उन्होंने कहा कि अरब देशों के अंदर एक फीलिंग है कि उनको लगता है कि हम लोग अमेरिका और इजराइल के साथ मिलके रेजिस्टेंस फोर्सेस को ख़त्म कर देंगे। रेजिस्टेंस फोर्सेस, यानी गाजा को में हमास, हिजबुल्लाह, ये सब लोगों को हम लोग, ये अरब बादशाहों को लगता है कि हम लोग अमेरिका और इजराइल के साथ मिलके ये इसको ख़त्म कर देंगे। अल अबू सईदी कहते हैं कि ये इन लोगों के लिए, इन लोगों को वहम है, या तो ये रियल वर्ल्ड में नहीं रहते या खुद को धोखा दे रहे हैं, या इनकी आंख बंद है, या ये खुद आंख बंद करके हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो कह रहे थे ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आप देखें उसके ट्वीट में क्या है, वो ये कह रहा है कि ये अरब बादशाह मिल के अमेरिका और इजराइल के साथ चाहते हैं कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, हमास खत्म हो जाए, तमाम रेजिस्टेंस फोर्सेस खत्म हो जाए, ताकि एक ऐसी दुनिया बन जाए यहाँ पर इजराइल और हम लोग आराम से दोस्ती से रहें। बिल्कुल। तो ये उन लोगों ने, ग्रेटर इजराइल बनेगा नहीं, वी लिव इन ग्रेटर इजराइल। अच्छा आगा साहब, आखिर में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आते हैं जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएसए कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हमारे कंट्रोल में है लेकिन यहाँ से उसको आईआरजीसी बोल रहे हैं कि ये किसी के इडियट के सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं हो सकता है, इसको आईआरजीसी कंट्रोल कर रही है और करते रहेंगे। हम लोग तो ये मानते हैं ट्रंप के कंट्रोल में है, लेकिन हम लोग ये भी मानते हैं कि भैया जिसके कंट्रोल में वो आके उधर बैठे तो सही। बिल्कुल भाई तुम्हारे कंट्रोल में है, भाई घर तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर तुम्हारे कंट्रोल में है ना, तो तुम रोज जाते हो अपने घर में, बिल्कुल, है ना। तो हॉर्मुज में आए तो सही। अब्राहम लिंकन 1000 किलोमीटर दूर खड़ी है उससे, वहां से वो हॉर्मुज से 1000 किलोमीटर दूर खड़ी है। अगर तुम जीत गए हो, तो मैंने एक चैनल पे भी कहा था कि भाई हॉर्मुज तक क्यों, तुम तो बोलते पूरी ईरान की मिलिट्री तबाह हो गई, नेवी तबाह हो गई, सब तबाह हो गई ना, तो तुम तेहरान आ जाओ ना यार, हम लोग तो रुके हैं तुम्हारा वेलकम करने के लिए। और ईरान की पब्लिक भी तो तुमसे मोहब्बत करती है, वो तो रेजिम से नफरत करती है, तो तुम आते क्यों नहीं हो तेहरान, है ना। बिल्कुल। ये टोटल इलॉजिकल बातें कि ईरान में मैंने ये पहले भी कहा था कि हॉर्मुज को किसी भी कंट्री के लिए कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, किसी भी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि आबादान से लेके चाबहार तक जो टोटल रास्ता है वो तकरीबन चाबहार से थोड़ा आगे तक पाकिस्तानी बॉर्डर तक 2000 किलोमीटर कोस्टल एरिया ईरान का। और ये 2000 किलोमीटर में ऊपर आसमान है, नीचे ऊपर जो है पहाड़ है और नीचे जो है पानी है, नॉर्मल ज़मीन नहीं है। वहीं पे सुरंग है, वहीं पे गुफाएं हैं,
तो ईरान को अगर किसी को मारना है, कोई बोट को या कोई शिप को, तो ईरान ड्राइव करता है, यानी वो लोग आते हैं बोट पे और स्पीड बोट पे रहते हैं, मिसाइल लॉन्चर्स लगे रहते हैं, मिसाइल मारते हैं और भागते और वापस से उसके अंदर चले जाते हैं। तो अब उनसे कौन लड़ेगा, सुरंगों में कौन मारेगा? ईरान, अमेरिका ने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की है, कोशिश की है। अमेरिका ने बहुत सारे ईरान के सुरंगों को B2B बॉम्बर मारा है, 1 टन से ज्यादा बॉम्ब्स मारा है, लेकिन वो पहाड़ के इतने अंदर होते हैं कि कोई भी बॉम्ब मारो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी पॉलिसी से ऐसी जंग लड़ रहा है ईरान कि अमेरिका स्ट्रैटेजिकली हार रहा है। अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं है। होर्मुज कंप्लीटली ईरान के कंट्रोल में रहेगा, ईरान किसी को कंट्रोल देगा नहीं। किसी को अच्छा लगता है अच्छा लगे, किसी को बुरा लगता है बुरा लगे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा आगा साहब, रिसेंटली ईरान के एक MP ने कहा कि हमें न्यूक्लियर वेपन की क्या जरूरत है, वी हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेटेजिकली दुनिया के अंदर, ये सिर्फ नहीं, वो MP ने नहीं कहा, मीर शाइमर है, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, या रॉबर्ट पेप हैं, जिन्होंने, जो भी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और बड़े बड़े लोग जो दुनिया के तज्जिया निगार हैं, उन लोग सब कह रहे हैं कि ईरान के पास जो हॉर्मुज है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। लोग कहते हैं ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बना लेता तो जंग खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, रशिया के पास तो बहुत न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो जंग क्यों नहीं खत्म हुई? बिल्कुल। यानी न्यूक्लियर बॉम्ब होने से जंग नहीं खत्म होती है, आपके अंदर इंटेंट होना चाहिए, आप न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल। तो ईरान कहता है दो चीज़। ईरान कहता है मिसाल के तौर पर, अगर हमें 2 टन मिसाइल मारनी है, कि मिसाइल के अंदर 2 टन बॉम्ब हो, ठीक है, तो हम लोगों की मसलन मिसाइल्स हैं जिसके अंदर हम लोग 500-500 किलो के बारूद रख सकते हैं, तो हम लोगों ने कुछ भेज दिए तो 2 टन ऐसी हो जाएंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम वो बॉम्ब्स बनाएं? दूसरी चीज़ ये है कि ईरान एक एथिकल वॉर लड़ना चाह रहा है और दुनिया को एक रोल मॉडल देना चाह रहा है कि जंग लड़ने के लिए मास डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और ईरान ने पूरी दुनिया को ये साबित भी किया। और रहबर मौज़ूम के गाइडलाइंस, फतवा बिल्कुल क्लियर है कि मास डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो हमारे लिए क्लियर है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब जो है फिलहाल की पोजीशन में, क्योंकि उनके मर्जे तकलीद ने फतवा दिया है, तो वो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, सिवाय इसके कि मर्जे तकलीद कंडीशंस चेंज होती है और मर्जे तकलीद अपने कंडीशंस के हिसाब से फतवे को चेंज करते हैं। अच्छा आगा साहब, आखिरी क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि बहुत चर्चा चली इस पॉइंट पे कि इज बूट्स ऑन ग्राउंड पॉसिबल? जी, बूट्स ऑन ग्राउंड तो बहुत पॉसिबल है, लेकिन फिर बाद में सिर्फ बूट्स बच जाएंगे, बाकी उनका कुछ बचेगा नहीं। तो जितने एक्सपर्ट्स हैं सारों का यही बोलना है। मैंने एक चैनल पे भी कहा था ऐसे कि आएंगे ऐसे और जाएंगे ऐसे। बिल्कुल। तो ईरान के लिए क्लियर है कि, और तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स का बोलना है कि अगर ये ईरान में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आएंगे तो सब चीज़ें हैं, मार बहुत खाएंगे, मरेंगे बहुत। तो इन लोग जो हैं वियतनाम भूल जाएंगे, इतनी मौतें इनकी ईरान में होंगी। और क्योंकि ईरान लड़ना ईरान में आसान नहीं है। पहली बात तो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, फौजें हैं, हाँ, शहादत का जज्बा है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनके पास लड़ने के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जंग बूट्स ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट 4 मंथ्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान में इस वक्त वेदर एक्सट्रीम है, 45, 50, 55 वेदर भी एक कंडीशन है, वेदर है ना। यानी कि आप मसलन आप बूट्स ऑन द ग्राउंड गए, आप तो एसी में नहीं रहोगे, बिल्कुल है ना, आप मैदान में हो, ठीक है, तो 45 डिग्री 50 डिग्री लड़ने के लिए राइट वेदर नहीं है। तो वहाँ पर जो है वेदर के हिसाब से भी ईरान पे जो अभी हमला करना, बूट्स ऑन द ग्राउंड डालना, वो तकरीबन इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, ट्रम्प पागल है और जो उसकी टीम है वो बोलेगा कि ऐसा करना है, तो उसके यहाँ वो येस मैन वाला एटीट्यूड है कि उसके सब नौकर वो है जो ट्रम्प बोलेगा बोलेंगे येस, जानते हैं सब इम्पॉसिबल चीज़ें लेकिन फिर भी बोलेंगे येस। तो वहाँ पर जो है हमारे लिए एक चैलेंज है। ये चैलेंज क्या है कि वो पागलपन के भी फैसले कर सकता है, ठीक है, जैसे इस्फहान वाला फैसला उनका पागलपन का फैसला था, तमाम उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कहा था मत करो, फिर भी किया और मार खाई, सारे फाइटर जेट्स वहीं छोड़ने पड़े और 11 के 11 उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किए। तो कहने का मतलब ये है कि क्या इम्पॉसिबल होने के बावजूद भी किया जा सकता है हमला? हाँ, किया जा सकता है। अच्छा आगा साहब, एक चीज, जो वो ऑपरेशन था
जहाँ इस्फान पे इस्फान में हुआ था, वो अमेरिका ने कहा था कि ये जो ऑपरेशन है ये हमें पायलट्स को बचाने के लिए था। असल में क्या कहानी थी? ठीक है। मैं एक चैनल पे था, वो मुझे बता रही थी कि ईरान ने ईरान के दांतों के नीचे से उठा ले गया अमेरिका सोल्जर्स को, और ये बहुत बड़ी जीत है अमेरिका की। के लिए अब पहला सवाल ये है कि भाई वो 2 सोल्जर जिसको अमेरिका ने निकाला था, वो कहाँ है अभी? उनका नाम क्या है, कौन है, कहाँ है? उनका हमें कोई तो इंटरव्यू मीडिया तो मैंने नहीं देखा खामोश, क्योंकि वो ऐसी कोई 2 चीज थी ही नहीं। दूसरी चीज, ये तो हमारे लिए एविडेंस हो गया। हाँ, ये अगर कवर हो- अप था फिर। अगर होता तो वो बाद में कॉन्फ्रेंस करते और बताते भाई कि हम लोग कितने बड़े ग्रेट लोग हैं और ये कैसे आया फला ढिमका, तो वो तो क्लियर है कि उन लोग नहीं थे। अच्छा, दूसरी चीज, ये वहाँ हुआ क्या, उन लोग का प्लान ये था कि वो एक मॉडल को ट्राई कर रहे थे कि हम लोग जो हैं बूट्स हाँ बूट्स, हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे हम लोगों के 2, 4, 5 हजार सोल्जर्स एक जगह उतरेंगे और वो एक सिटी में ऐसे हमला करेंगे, और वो सिटी में स्पेशली वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट, और ऊपर से हम लोग का फाइटर जेट मारेगा और नीचे से हमारे लोग जो है वो मसलन उनके न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एंटर होके और वो जो गनी साजी जो किया हुआ है, जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है, वो हम लोग छीन लेंगे। हाँ। ये उनका प्लान था, ख्वाब था उनका। लेकिन जैसे उनको मार पड़ी और उसके 3 दिन के बाद अमेरिका ने सीज फायर किया। बिल्कुल। ये 5 अप्रैल को हुआ, 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका जो एक्चुअल प्लान था, उनको पता चल गया कि हम लोग जो चाह रहे थे, वो हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे पॉसिबल नहीं है। करने के बाद उनको समझ में आया कि ये पॉसिबल नहीं। अच्छा आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने अपना एक कीमती वक्त में से हमें कुछ पल दिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला सलामत रखे। तमाम कश्मीर के मोमिनीन को भी अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह जहाँ रहें खुशहाल रहें, इल्म के मैदान में आगे बढ़ें, क़ुव्वत व क़ुदरत अपने हाथों में लें, ताकि इंशाअल्लाह आइंदा में आप जालिमों से मुकाबला कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।